नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशन बाय प्रिया में। आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये एक लेखक की कहानी है। इसमें मुख्य पात्र खुद लेखिका हैं, जिनका नाम निधि जैन है और कहानी का शीर्षक है धरोहर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे स्टोर रूम में धक्का देकर उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैं लगभग गिरती संभलती फर्श पर बैठ गई। कमरे में घुप अंधेरा था। शाम से ही बिजली भी नहीं आ रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। यह जनवरी की बारिश मुझे कभी से पसंद नहीं थी। बीच बीच में जोर से बिजली कड़कती और मैं सहम कर अपने आप में सिमट जाती। यह समय भयभीत होने का नहीं था। जल्द मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मैंने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला, पर वह खाली था। मैं हमेशा कमरा छोड़ते समय मोबाइल अपनी जेब में डाल देती हूँ, पर शायद आज भूल गई। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंधकार से भरा कमरा, तेज बारिश की आवाज और उस पर से बिजली का कड़कना, कुल मिलाकर बहुत ही भयानक माहौल। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। शायद दवा का असर खत्म हो गया था और दोबारा तेज बुखार चढ़ रहा था। मैं वहीं जमीन पर लेट गई। माँ बहुत याद आ रही थी। वह होती तो सीने से लगा लेती और मेरे बाल सहलाती हुई कहती, मेरी लाडो डर मत, मैं तेरे पास हूँ। माँ के साथ साथ बचपन से अब तक की सभी खट्टी मीठी यादें मेरे दिमाग में चलने लगी। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक शहर झांसी में हुआ था। संपूर्ण भारत में कौन है जो झांसी के नाम से परिचित नहीं था। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की वीरताएं शहर की हर लड़की में स्वाभाविक रूप से थी। मैं इन सबसे अलग, हमेशा डरी सहमी, गर्दन झुकाए, हर बात पर अपनी सहमति दे देने वाली एक कमजोर लड़की थी। हमारा 7 लोगों का परिवार था। माँ, पापा, दादी और हम 4 बहनें। पापा और दादी को बेटे की चाह भी थी और जल्दी भी। 8 साल से माँ ने 4 बेटियों की लाइन लगा दी। यह मैं नहीं कह रही, ऐसा पापा और दादी दोनों का ही मानना था। उन्हें लगता था माँ का ही कसूर है और अब तक की बेटा नहीं हुआ। दादी हर समय माँ को कोसती, तूने तो लड़कियों की झड़ी लगा दी। अब की बार लड़का ना हुआ तो अपनी बेटियों समेत अपने मायके चली जाना। मैं अपने बेटे का दूसरा ब्याह करूंगी। पापा खामोश खड़े रहते। वह सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। उनके वेतन में इतने बड़े परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल था। गर्भ के समय पौष्टिक खाना न मिलने और सारा दिन काम करने के कारण माँ की सेहत दिन पर दिन गिर रही थी। उनके स्वास्थ्य पर न तो पापा का ध्यान था, न दादी का। पापा का व्यवहार हम बहनों की तरफ पूर्णतः उदासीन था और दादी भी हमें कुछ खास पसंद नहीं करती थी। माँ एक बार फिर गर्भवती थी। उनकी रोज तबीयत खराब रहने लगी। जैसे तैसे वह घर का काम करती। मैं सारा दिन उनके साथ साथ रहती और कामों में उनकी मदद करती। दादी तो बस सारा दिन खाट पर बैठी माँ को चेतावनी देती रहती, याद रखना, अब की बार लड़का ना हुआ तो मैं तेरे साथ क्या करूंगी। एक दिन माँ मुझे अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे देखकर डर गई। आज से पहले मैंने उसे कभी एक आंसू भी गिराते नहीं देखा था। बहुत सहन शक्ति थी उसके अंदर। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत माँ, अब की बार भैया जरूर आएगा। पापा दादी सब खुश हो जाएंगे। माँ ने धीरे से कहा, अपनी बहनों का ख्याल रखना। मैं 9 साल की मासूम बच्ची उसकी बातों का अर्थ नहीं समझी। 2-3 दिन बाद माँ ने बेटे को जन्म दिया और इस कठोर दुनिया को अलविदा कह दिया। पापा और दादी भाई के आने से इतने खुश थे कि माँ की कमी उन्हें महसूस ही नहीं हुई। भाई की देखभाल का जिम्मा दादी ने संभाल लिया और तीनों बहनें का मैंने। 9 साल की उम्र में मैं उनकी माँ बन गई। घर की जिम्मेदारियों के साथ जैसे तैसे मैं इंटर पास किया। आगे पढ़ने के लिए न तो पापा के पास पैसे थे और न दादी की सहमति। 18 वर्ष की आयु में मेरा विवाह एक 30 साल के लड़के के साथ तय हो गया। महेश एक सरकारी दफ्तर में अकाउंटेंट थे।
वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक तो उम्र में इतना फासला, रंग काला, सर पर कम बाल और ऊपर से कलक वाली नौकरी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं माँ की जिंदगी को दोहराने जा रही थी। पापा और दादी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। वह पहले ही कह चुके थे, लड़के को दहेज में एक पाई भी नहीं चाहिए। चाचा लड़कियों की शादी और भाई की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। कम से कम एक तो बिना दहेज के निपट जाएगी। बसंत पंचमी के दिन मेरा विवाह हो गया। भारी मन से मैं अपने बहनों को भगवान के भरोसे छोड़ अपने पति के घर आ गई। वह मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर छतरपुर में रहते थे। उन्होंने पहली रात को ही कहा, अभी तुम्हारी उम्र कम है, हम बच्चे के बारे में 3-4 साल बाद ही सोचेंगे। तब तक तुम चाहो तो पढ़ाई कर सकती हो। वैसे मुझे तुमसे नौकरी कराने में कोई रुचि नहीं है। दूसरी अहम बात, गांव में हमारी एक पुश्तैनी जमीन है, उसे बटाई पर दे रखा है। उससे ऊपरी आमदनी हो जाती है, इसलिए तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। तुम इस घर की मालकिन हो, तुमको सारे हक प्राप्त हैं, पर पैसों के लेन देन के बारे में कभी बात मत करना। महेश की नौकरी पिताजी की नौकरी जैसी सामान्य ही थी, पर यहाँ सब कुछ बहुत फर्क था। यह घर हमारे घर से काफी बड़ा था। घर का काम करने के लिए एक नौकर था, एक एसी गाड़ी भी थी। महेश हमेशा छुट्टी के दिन मुझे आसपास के स्थानों पर घुमाने ले जाते। महेश रेस्टोरेंट में खाना खिलाते, फिल्में दिखाते, मेरे साथ वह एक दोस्त की तरह व्यवहार करते। कुछ समय बाद ही मुझे उनके साथ उम्र का फासला महसूस हो रहा था। रंग रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण था उनके मेरे साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार। घर के खर्च के अलावा 3-4 महीनों में वह नोटों की एक गड्डी मेरे हाथ में रख देते। यह तुम्हारे लिए है, जैसे चाहे खर्च कर सकती हो। छतरपुर से झांसी का सफर 3 घंटे का था। महीने में एक बार हम जाकर सबसे मिल आते। कभी जब महेश जाने में असमर्थ होते तो जोर देकर मुझे ड्राइवर के साथ भेज देते। उनका कहना था, तुम नहीं जाओगी तो सब मायूस होंगे, और सबसे ज्यादा तुम्हारी बहनें। अपने खर्च के लिए दिए गए रुपयों में से मैं अपनी बहनों के लिए तोहफे ले जाती। मेरे छोटे से सहयोग से उनके जीवन में काफी स्थिति बेहतर हो रही थी। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। इस बीच मैंने बीए कर लिया था। पिता और महेश के में अंतर साफ दिख रहा था। मैं बहुत खुश थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे चारों ओर हर तरह की सुख सुविधा भी थी, फिर भी कभी कभी मन बेचैन हो उठता। महेश की कुछ गतिविधियां संशय पैदा करती थी। तुरंत ही मैं अपने मन को समझा लेती, इतना अच्छा इंसान कभी भी गलत नहीं हो सकता। जनवरी का महीना था। इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, पर टूरिस्ट की संख्या में कोई कमी नहीं थी। जाड़े की छुट्टियां खत्म होते ही हमेशा की तरह यात्री कम होने लगे। कुछ विदेशी यात्री अब भी हमारे घर के पास वाले गेस्ट हाउस में रुके थे। अक्सर विदेशी लड़के इस गेस्ट हाउस में रुकते थे। मैं उनसे दोस्ती कर लेते और वह जाते समय उन्हें कुछ छोटा मोटा तोहफा दे जाते। महेश भी उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक शाम गेस्ट हाउस से वापस आकर महेश ने कहा, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं कल तुम्हारे साथ झांसी नहीं चल पाऊंगा। तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। मैंने सहजता से कहा, कोई बात नहीं, इस बार रहने देते हैं, अगले हफ्ते साथ ही चलेंगे। वैसे भी सुबह से मेरी तबीयत कुछ ढीली, ठंड के साथ साथ कोहरा भी काफी घना पड़ रहा है। महेश कुछ नाराज होते हुए बोले, कौन सा तुमको पैदल जाना है जो ठंड और तबीयत का वास्ता दे रही हो? घर से घर तक अपनी गाड़ी से जाना है, गाड़ी ड्राइवर को चलानी है। इन लोगों को आदत होती है कोहरे में चलाने की। मैं हतप्रभ महेश को देखती रही थी। मैंने ऐसे आवेश में उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। जल्द उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मेरे पास आकर प्यार से बोली, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम नहीं जाओगी तो सब उदास हो जाएंगे, विशेषकर तुम्हारी बहनें। मैंने उनकी बातों को समझते हुए जाने के लिए हाँ कर दी। रात तक मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पूरे शरीर में दर्द के साथ बुखार भी चढ़ गया। मैं दवा खाकर सोने जा रही थी कि महेश ने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे तुमको तो काफी तेज बुखार है, कल झांसी जाने की जरूरत नहीं, अगले हफ्ते हम साथ में चलेंगे। तुम आराम करो, मैं फोन करके उन लोगों को सूचित कर देता हूँ। यह कहकर महेश कमरे से चले गए। मैंने आंखें बंद कर ली और जल्दी गहरी नींद में सो गई। बीच रात में मेरी आंखें खुली तो कमरे में अंधेरा था। बाहर गैलरी से लालटेन की धीमी सी रोशनी आ रही थी। शायद लाइट अभी तक नहीं आई थी। बैठक से महेश के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी।
इतनी रात को किससे बात कर रहे थे? मैंने मोबाइल पर समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे। तबीयत पहले से काफी बेहतर महसूस हो रही थी। मैं पलंग से उठकर बैठक की ओर चल दी। महेश की बातें कानों में पड़ते ही मेरे कदम बैठक के दरवाजे पर ही ठिठक गए। वह फोन पर किसी से कह रहे थे, मूर्ति मेरे पास आ गई है, पर मैं इस बार सौदा अपने घर पर नहीं कर पाऊंगा। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वह घर पर ही है। आप मूर्ति अपने घर मंगवा लें और तय नियम के अनुसार उसे बंधवा लें। यह बोलकर महेश खामोश हो गए। शायद दूसरी तरफ वाला व्यक्ति कुछ कह रहा था। अचानक झल्लाते हुए महेश ने कहा, क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो? गेस्ट हाउस में सौदा करने में जोखिम है। किसी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारे बीच पहले ही तय था कि सौदा मेरे घर पर ही होगा और आपात स्थिति में तुम्हारे यहाँ, किसी भी तीसरे स्थान पर नहीं। वह विदेशी छोकरे कल सुबह 8 बजे मूर्ति लेने और वहीं से हवाई अड्डे के लिए निकल जाएंगे। फोन रखकर महेश कुर्सी से उठे तो मैं पर्दे की आड़ में छुप गई। उन्होंने गैलरी में रखे एक लकड़ी के बक्से पर नजर डाली और बाथरूम के अंदर चले गए। पर्दे की आड़ से निकलकर मैंने बक्सा खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बक्से में हमारे देश की प्राचीन धरोहर एक खूबसूरत मूर्ति थी। अब बात मुझे पूरी तरह समझ में आ गई थी। मेरा पति, जिसे आज तक मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान समझ रही थी, वह अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा था। अब मुझे यह भी समझ में आ गया था कि यह पैसा जिसे मैं अपने ऐशो आराम में इस्तेमाल कर रही थी, वह कहाँ से आ रहा था। मुझे अपने आप से घिन आने लगी। दरअसल कोई जमीन थी ही नहीं और न कोई गांव था। इन 2 सालों में न जाने कितनी बार मैंने गांव चलने को कहा, पर वह हमेशा कोई न कोई बहाना बना देते। मैंने कई बार कहा, गांव में कोई तो अपना होगा, दूर दराज का ही सही, चलकर मिलते हैं। इसी बहाने अपनी जमीन भी देख लेंगे और गांव भी। वह कभी हंसकर और कभी झुझला कर बात टाल देते। मैं उस लक्ष्मीबाई के शहर की लड़की थी जिसने अपने देश के लिए अंग्रेजों से बहुत कम उम्र में लोहा लिया था। उन्होंने निर्भीक होकर कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सब कुछ जानते हुए मैं अपनी आंखें मूंद नहीं सकती। मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी भी सूरत में इस मूर्ति को विदेशियों के हाथ नहीं लगने दूंगी। पर कैसे? एक कमजोर और डरपोक लड़की अपने देश की धरोहर को कैसे बचाएगी? अभी यह सब मैं सोच ही रही थी कि महेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही हो? तबीयत अब कैसी है? मैंने उन्हें अपने सामने खड़ा देखकर डर के मारे कांपने लगी। मैंने भर्राई आवाज में कहा, वह मूर्ति? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मरम्मत के लिए कल दिल्ली भेजनी है। मेरी आवाज और पैर कांप रहे थे, पर मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैंने आपकी सब बातें सुन ली है। यह गलत है। आप अपने स्वार्थ के लिए देश के साथ धोखा नहीं कर सकते। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। महेश ने कुछ व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, अच्छा, भला वह कैसे? मैंने उनके प्रश्न के लिए तैयार नहीं थी। मैंने लड़खड़ाते शब्दों में कहा, आपको समझाऊंगी, आपसे विनती करूंगी। महेश जोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए बोले, और मैं तब भी न माना तो? मेरे अंदर की लक्ष्मीबाई धीरे धीरे जाग रही थी। मैंने एक झटके में कह दिया, तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। मेरे चेहरे के भाव देखकर वह कुछ असमंजस में पड़ गए। महेश सख्त लहजे में बोले, कमरे में जाकर आराम करो और कल सुबह 10 बजे तक कमरे से बाहर मत निकलना। कुछ क्षण में शांत खड़ी रही, फिर आंखें बंद करके सच्चे मन से रानी लक्ष्मीबाई को याद किया। एक अलग साहस और स्फूर्ति का एहसास हुआ। मैं झट से लकड़ी के बक्से पर बैठ गई और पूरे जोश से कहा, जब तक यह मूर्ति सही हाथों में नहीं पहुंच जाती, मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। वह विस्मय से मुझे देखने लगे। सपने में भी वह मेरा ऐसा रूप नहीं सोच सकते थे। महेश ने पूरी ताकत से मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए स्टोर रूम की ओर ले गए। मैं अपने आप को उनकी पकड़ से छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा प्रयास असफल रहा। उन्होंने गुस्से से कहा, अपने आप को लक्ष्मीबाई समझती है? पहले दिन ही समझाया था, मेरे मामले में अपनी टांग मत अड़ाना। अब चुपचाप पड़ी रहो यहाँ। अगर आवाज निकालती तो हमेशा की तरफ बंद कर दूंगा। पहले मैं मूर्ति से निपट लूं, फिर तुम्हारा फैसला करता हूँ। कहते हुए उन्होंने मुझे कमरे में धक्का दिया और कुंडी बाहर से बंद कर दी। मेरे जीवन की कहानी पूरी हो गई।
पर मैं अभी भी जमीन पर डरी सहमी असहाय पड़ी थी। अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आसमान भी मेरी हालत पर रो रहा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, जिंदगी में पहली बार हिम्मत करके कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही हूँ। समय बीतता जा रहा था। मैं उदास बैठी इसी उधेड़-बुन में लगी थी कि अचानक जोर से बिजली चमकी और उसकी रोशनी में मुझे जमीन पर पड़ा मोबाइल नजर आ गया। शायद जब महेश ने मुझे धक्का दिया था तब वह जेब से निकलकर जमीन पर गिर गया था। मैंने झट से फोन उठा लिया और बिना विलंब किए कांपते हाथों से पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। घंटी जाते ही किसी ने फोन उठाया और कड़क आवाज में कहा, हेलो, थाना छतरपुर। मैं घबराकर फोन काटने ही जा रही थी कि एक बार फिर उधर से आवाज आई। इस बार आवाज में कुछ कोमलता थी। मैंने दबी आवाज में कहा, मूर्ति मूर्ति। तभी दरवाजे के पास कुछ आहट हुई और मैंने डरकर फोन काट दिया। दरवाजे पर आहट मात्र मेरा भ्रम था। मैंने दोबारा फोन मिलाया। उधर से हेलो की आवाज सुनते ही मैंने एक सांस में सब कुछ कह दिया। एक प्राचीन मूर्ति आज विदेशियों को बेची जा रही है। वह लोग सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। आज 8 बजे वह लोग मूर्ति लेकर हवाई अड्डे जाएंगे। उधर से आवाज आई, यह सब आपको कैसे पता? क्षण भर को दोनों तरफ खामोशी छा गई। मैंने झिझकते हुए कहा, यह सौदा मेरे पति महेश करवा रहे हैं। मूर्ति अभी कुछ घंटे पहले मेरे घर पर ही थी। मेरे पति ने उसे कहीं और भेजने वाले थे। एक और आदमी उनके साथ मिला हुआ है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं अपने घर पर ही हूँ। मेरे पति ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया है। आप जल्दी आइए। उधर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने घबरा कर कहा, आप आएंगे ना? उन्होंने संवेदना के साथ कहा, आप परेशान ना हो, हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। 10-15 मिनट में पुलिस हमारे घर पहुंच गई। एक सिपाही ने आकर स्टोर का दरवाजा खोला। जब मैं बैठक में पहुंची तो थाना अध्यक्ष सूर्य प्रताप ने हाथ जोड़कर मेरा अभिवादन किया। मैं घबराई नजरों से इधर उधर देख रही थी। वह समझ गए थे कि मेरी निगाहें क्या ढूंढ रही हैं। उन्होंने बताया, आपके पति व 2 विदेशी लड़के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वह लोग बाहर जीप में हैं। मूर्ति अपूर्ण रूप से सुरक्षित है। आपको घबराने की या डरने की जरूरत नहीं। एक सिपाही आपकी सुरक्षा के लिए घर के बाहर रहेगा। यह कहकर वह जाने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर वह ठिठके और पलटकर उन्होंने कहा, आप बहुत बहादुर हैं। अपने पति के खिलाफ जाना आसान बात नहीं। आपको कोई भी जरूरत हो तो निसंकोच कहिएगा। मैं सदमे में थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आ गई और मैं यह सब कर पाई। जीप स्टार्ट होने की आवाज सुनकर मैं भागकर दरवाजे पर गई। सर झुकाए महेश जीप में बैठे थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा, पर मैं देर तक उन्हें जाते देखती रही। मैंने खुद अपनी खुशियों में आग लगा दी थी। पिताजी से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। अब स्वयं ही मुझे एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। मेरी पढ़ाई मुझे आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी, जिसके लिए मैं हमेशा महेश की ऋणी रहूंगी। जानती हूँ यह सफर आसान नहीं होगा, फिर भी मुझे कोई पछतावा नहीं बल्कि गर्व है कि मैंने एक बार फिर झांसी का नाम पूरे भारत में ऊंचा कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपके लिए ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल रही होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। सब मेरे चैनल मोटिवेशन बाय प्रिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।